हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि क्लास 7 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स और साथ में वीडियो के एंड में आपको एमसीक्यू भी कराऊंगा। तो अगर आपने इससे पहले के हमारे क्लास 6 को यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के 11 तक के क्लास 6 के हिस्ट्री को मैंने कंप्लीट कर दिया, उसका मास्टर वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया गया। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें देखिए ज़्यादातर अगर फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको है नहीं जो कि हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे इसमें पढ़ने के बाद जो भी चीज़ें नोट डाउन करना मतलब ज़रूरी लगा वो मैंने किया हुआ है और उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो इन सभी को अगर आप पढ़ते चलोगे तो इसमें ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको अगर बुक है आपके पास तो पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज़ अगर आपको बुक नहीं है तो मैं आपके ये पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर डाल ही देता हूँ, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों का साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी जो कि समय के साथ साथ बहुत बदलती हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल गए थे। ठीक है, तो इसके संबंध में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा गया, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र भारत का अर्थ लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पूछा जा सकता है कि मिनहाज ए सिराज जो किस भाषा के जो कि इतिहासकार थे, तो फारसी भाषा के इतिहासकार थे। इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय सिर्फ और सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच स्थित इलाके से था। यानी उस वक्त हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ यही होता था, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित जो इलाके थे। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। यानी उस वक्त हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर हम बात करते थे तो कभी भी दक्षिण के बारे में बात नहीं होता था, यानी उसका संदर्भ सिर्फ और सिर्फ उत्तर के जो दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र के अंतर्गत जो चीज़ें आती थी वही इसमें माना जाता था कि हिंदुस्तान के अंतर्गत है। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। तो आगे आप देख सकते हैं कि पहले और अब के तुलना में कितने ज़्यादा परिवर्तन हो गए शब्दों के हेरफेर, यानी शब्दों में कितना ज़्यादा बदलाव हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं यह 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि पहले और अब के जो शब्द होते थे, जो उनके अर्थ होते थे, वो काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो चुके थे। अब इसके संदर्भ में आगे हम देखेंगे तो इतिहासकार और उनके स्रोत। तो इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या होती है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल हमने मतलब कि गुप्त वंश के मतलब पिछले वर्ष की जो हमने गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था, उसमें शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर कहाँ से कहाँ तक अध्ययन करेंगे, 700 से लेकर के 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम कह सकते हैं ये हमारा मेडाइवल हिस्ट्री होगा। ठीक है, चलिए इसमें कि इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उसमें आपको बहुत सी बातें ऐसे मिलेंगी जो पिछले युग में वैसे ही चली आ रही थी। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर रहते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे देखेंगे। इसमें देखिए एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, अभिलेखागार। अभिलेखागार एक ऐसा स्थान या फिर एक ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। पांडुलिपि क्या होता है मैंने आपको पहले वाली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेखों और लेन देन के ब्यौरे को रिकॉर्ड करते हैं। राइट, चलिए अब इसमें देखिए ज़्यादा कुछ है नहीं। इस चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे तो मतलब इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो कि हमारे ज़्यादातर पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए, लेकिन फिर भी जो भी हमें लगा कि हाँ इस चैप्टर से ये चीज़ें निकल सकती हैं तो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है। चलिए देखते हैं। अब इसमें यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि सदी दर सदी
प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती जा रही थी। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहले एक किसी ने अपना मनुस्क्रिप्ट लिखा, लेकिन कुछ वर्षों के बाद क्या होता था, पहले पांडुलिपियों पर लिखा जाता था या फिर कागज़ पर लिखा जाता था, तो कुछ ना कुछ उसमें मिसप्रिंट होते गए। यानी कि जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ता गया तो प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियाँ निकलती गई। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रही। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। उसमें कुछ और लिखा था, लेकिन उसमें मिसप्रिंट आगे की तरफ अगर कुछ वर्ष पुराने हो गए तो उसमें से कुछ शब्द जो कि मिट गए या फिर किसी कारण से उसमें धुंधले हो गए तो पढ़ नहीं सके, तो कुछ लोगों ने उसके सिर्फ और सिर्फ अंदाज लगा कर के हाँ ये लिखा हो गया, तो उसमें वो चीज़ें मेंशन किया गया आगे के प्रतिलिपियों में। तो उसी तरह से आगे जितने भी प्रतिलिपियाँ लिखी गई उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते गए। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई कि क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियाँ शायद ही कहीं मिलती हैं, हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा है, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। तो ये आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये कि कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, यहाँ पे ध्यान रखकर प्रश्न पूछा जाता है कि जियाउद्दीन बर्नी का संबंध किस समय से था, तो कौन सी शताब्दी से, तो 14वीं शताब्दी से। ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में, दूसरी बार इसके 2 वर्षों के बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। तो अब देख सकते हैं कि 2 साल के बाद जब उन्होंने खुद लिखा तो यहाँ पे काफ़ी अंतर देखने को मिला है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 से लेकर के 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों ने आगे भारी चुनौती रखता है। मतलब कि आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्नियास्त्रों यानी बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल होने लगा। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, जैसे में आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी। ये कुछ नए जो कि फसल थे, कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में, पहले अगर हमने क्लास 6 में देखा था तो इस तरह की चीज़ें नहीं थी, जैसे कि मिर्च, आपका चाय, कॉफ़ी, ये सब उतना प्रचलित नहीं था। लेकिन आगे जैसे जैसे समय बढ़ता गया उस तरह से नए फसलों के भी हमने सामने देखने को मिला। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नए प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा है। चलिए, इसमें ये देखिए क्या है, ये पिक्चर जो है वो रहट है, सिंचाई के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया था, रहट। और इसमें देखिए एक शब्द देखने को मिलेगा, अगर आप इन पूरी लाइन को पढ़ोगे तो यहाँ पे एक शब्द देखने को मिलेगा जिसको हम लोग पर्यावास कहते हैं। तो पर्यावास क्या होता है यहाँ पे मेंशन किया गया। इसका तात्पर्य किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की जो सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से, यानी उसी को पर्यावास कहा जाता है। ठीक है, तो पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को जो कि मजबूर होकर के अपना स्थान छोड़ना पड़ता था, ये भी हम कह सकते हैं। चलिए, इसमें आगे हम देखते हैं तो क्षेत्र और साम्राज्य आता है। क्षेत्र और साम्राज्य में जैसे चोल, तुगलक, जैसे चोल हम लोग पढ़ेंगे 2nd चैप्टर में, 3rd चैप्टर में तुगलक और 4th चैप्टर में मुगल पढ़ेंगे। जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया। यानी कि जो गयासुद्दीन बलबन था, अगर हम जनरली बात करें जैसे कि हम जानते हैं, तो इसका संबंध किस वंश से था, यानी कोई एक गुलाम वंश के एक शासक थे जो पूर्व में बंगाल, जिसको गौड़, यानी ध्यान रखिएगा बंगाल का जो पूर्व नाम हुआ करता था क्या था, गौड़ था। ठीक है, गौड़ से लेकर के पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी यानी कि गजन तक फैला हुआ था, और जिसके संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आज आता है। गौड़ आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उसकी सेना के आगे, देखिए इसमें ये जो मानचित्र बनाया गया इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया था, और पलायन कर जाते थे। जो उसकी सेना थी अलग अलग क्षेत्रों में पलायन कर जाते थे। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर हम आगे की बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भाषा तथा क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस क्षेत्र में यानी इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा थी। सिंधी, लाहौरी, काश्मीरी, द्वार समुद्री जो था वो दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी आंध्र प्रदेश में, गुजरी जो कि गुजरात में, महबारी जो था वो तमिलनाडु में, गौड़ी जो कि बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और
हिंदवी जो था वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ये भाषाएं बोली जाती थी। तो इन सभी को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक और पॉइंट्स लिखा गया कि अमीर खुसरो ने आगे बतलाया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो कि किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं। ठीक है, तो ये संस्कृत के बारे में इनका एक कथन था जो कि आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब इसमें ज़्यादा हमें कुछ नहीं है और आगे तुम देखेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा संरक्षक। तो संरक्षक आप सभी को जानते हैं क्या होते हैं, लेकिन क्लास 7 के छात्रों को समझाने के लिए यहाँ पे एक्चुअली लिखा गया, तो आप इसको यहाँ पे पढ़ लेंगे। राइट, चलिए इसमें देखिए, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे जो कि प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की जाती थी जिस तक पुजारियों के विषाद कर्मकांड के यानी कि कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। और इसमें क्या है कि यही वह युग था जिसमें उपमहाद्वीप के नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। जैसे कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, तो ये ध्यान रखें, मुसलमान का जो पवित्र धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है, तो कुरान शरीफ, ये याद रखना है, कुरान शरीफ। राइट, आगे देखिए, इसमें मुसलमानों में कुछ सिया थे जो कि पैगंबर साहब, ध्यान देखिएगा, मुसलमानों में दो जो कि काफ़ी फेमस होता है, सिया और सुन्नी। तो यहाँ पे मुसलमानों में कुछ सिया थे जो कि पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों के विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो कि खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। और इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत थे जो कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आगे बढ़ने में ही काफ़ी जो कि भलाई होगी। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहासों को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण से इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस चैप्टर को पढ़ने से सिर्फ और सिर्फ आपके मतलब कि एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कह सकते हैं ना, कि मतलब जानकारी मिलेगी क्या था क्या नहीं था, लेकिन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ इसमें मिलेगा नहीं आपको। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको शॉर्ट में पढ़ देता हूँ ताकि मेरा तो काम ही है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई कि उनमें यूरोप की व्यापारी कंपनियों को भी आकर्षक करना आरंभ कर दिया। तो ये कुछ आप देख सकते हैं। बस काम ख़त्म यहाँ पे। अब इसके बारे में हम जो इम्पॉर्टेंट MCQ है वो कवर करते हैं, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जो कि पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है कि आज के इतिहासकारों को अतीत की शर्तों के बारे में सावधान क्यों रहना पड़ता है। तो जो भी हमने पढ़ा था उसी के संबंध में मैंने यहाँ पे कुछ MCQ बनाया। तो आज के इतिहासकारों को अतीत की शर्तों के बारे में सावधान क्यों रहना पड़ता है, क्योंकि हमने देखा था कि शब्दों के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं या फिर शब्दों का अर्थ अतीत में अलग था। ये हमने देखा था कि क्योंकि शब्दों का अर्थ अतीत में अलग था, आज हम लोग कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इतिहासकारों को थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है कि जिसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल करने से पहले। निम्नलिखित में से कौन सा अतीत में विदेशी का अर्थ नहीं है। तो विदेशी का अर्थ बताइए कि नहीं है। आप बुक पढ़ोगे तो एक जगह आपको मिलेगा ये चीज़ कि विदेशी का अर्थ यहाँ पे क्या होता था। तो विदेशी का अर्थ नहीं है तो स्वदेशी नहीं है, क्योंकि अजनबी, परदेशी, अजनबी ये हम सभी जानते हैं कि विदेशी के संदर्भ में इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन स्वदेशी नहीं। अगला है कि किस काल में पाठ्य अभिलेखों की संख्या और विविधता में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। किस काल में, तो किस काल में हम यहाँ पे कह सकते हैं, सही आंसर हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। 700 से लेकर के 1750 तक, 700 से 1750 तक। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना क्रॉनिकल सबसे पहले कब लिखा। जियाउद्दीन बर्नी, तो मैंने आपको क्या बताया था, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में आपको एक चीज़ याद रखना है, 14वीं शताब्दी, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14वीं शताब्दी। ठीक है, 14वीं शताब्दी। अगला है कि क्षत्रिय शब्द किन शताब्दियों में योद्धाओं के समूह के लिए अधिक प्रयुक्त होता था। क्षत्रिय शब्द है किन शताब्दियों के योद्धाओं के समूह के लिए अधिक प्रयुक्त होता था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8वीं और 14वीं शताब्दी के बीच, 8वीं और 14वीं शताब्दी के बीच, ऑप्शन ए। वर्तमान बंगाल क्षेत्र में 14वीं शताब्दी के दौरान कौन सी भाषा बोली जाती थी।
तो हमने अलग अलग क्षेत्रों की जो भाषाओं के बारे में देखा था, उसमें क्या था, बंगाल में गौड़ी, जो गौड़ी यहाँ पे गौरी लिखा गया, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कि मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कौन सा था। मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ बताइए कौन सा था। तो कुरान शरीफ को उन्होंने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ माना है, यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी। अगला है कि उपमहाद्वीप में समृद्ध किस क्षेत्र की व्यापारिक कंपनियों को आकर्षित करती है। उपमहाद्वीप में समृद्ध किस क्षेत्र की व्यापारिक कंपनियों को आकर्षित करती हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोपीय। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों को आकर्षित करती है, ये चीज़ें हमने पढ़ा था ऊपर में। नेक्स्ट है कि 700 से 1750 ईस्वी बीच नई तकनीक के दर्शन होते हैं। नई तकनीक के दर्शन होते हैं, किसके किसके दर्शन हमने देखा था, प्रदर्शन किया गया था नई प्रौद्योगिकी के रूप में। सिंचाई में रहट, कटाई में चरखे, युद्ध में बारूद वाले हथियार, सभी के सभी हमने देखा था। यहाँ पे डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे है कि खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करने वाला कौन सा मुस्लिम समुदाय था। खलीफाओं का स्वीकार करने वाला, ध्यान रखिएगा, एक तो आपका मोहम्मद पैगंबर का था, जो कि हम लोग शिया को जानते थे, और सुन्नी यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सुन्नी। ठीक है, सुन्नी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, नेक्स्ट सुनिए कि हिंदवी किस क्षेत्र की भाषा थी। हिंदवी जो है वो किस क्षेत्र की भाषा थी। हिंदवी जो है वो किस क्षेत्र की भाषा थी। तो हमने क्या देखा था, गौड़ी तो हमने देख लिया कि आपका बंगाल से संबंध था, तो हिंदवी का संबंध दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे उसको कहते थे। यहाँ पे सही आंसर सी को टिक करेंगे, दिल्ली, हिंदवी दिल्ली। अगला कि माँ बारी किस क्षेत्र की भाषा थी। माँ बारी जो है वो किस क्षेत्र की भाषा थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो के एंड तक देख रहे हैं और जो चीज़ें आपको बताई गई है आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा है। तो बताइएगा माँ बारी किस क्षेत्र की भाषा थी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए। वैसे मैं आपको इस प्रश्न का राइट आंसर बताता हूँ, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तमिलनाडु करेक्ट आंसर है, तमिलनाडु। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।